सभी पधारे हुए गेस्ट का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए मुनि श्री जयेश कुमार जी, एक तेरा पंथ के युवा संत जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मते वंदना में आपका आभार। मुनि श्री जयेश कुमार जी फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया और सपनों का शहर मुंबई में इनका जन्म हुआ और वहीं पे पले बड़े हैं। मुनि श्री इतने मोह माया के बीच में रहकर भी 10 साल की उम्र में इन्होंने एक लाइफ डिसीजन ले लिया कि इनको दीक्षित बनना है, साधु बनना है। मुनि श्री संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश सभी के बहुत जानकार है। मुनि श्री को करंट अफेयर्स और साइंस के फील्ड में भी बहुत रुचि है। तो बिना किसी देरी के हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं सवाल जवाब के साथ। तो मुनि श्री आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हम किशोरों को ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मुनि श्री बनने के बाद आपकी लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाती है। हम यंग किशोर, हमें हमारी लाइफ जैसे चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, पर आपकी लाइफ एकदम स्टेबल है, ऐसा हमको लगता है। तो इसी के लिए यही कॉन्सेप्ट के साथ हम अलग अलग क्वेश्चंस रेडी किए हैं, जिसको आपको आपकी तरफ से आंसर सुनना चाहेंगे, आपके पर्सपेक्टिव से सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुनि श्री, हम देख रहे हैं कि युवा टीनेजर्स आज के छोटे छोटे डिसीजन, जैसे लाइफ के डिसीजन, जैसे करियर हो गया, और आज क्या पहने, आज मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, कौन सा ड्रेस पहने, शर्ट क्या पहने, पैंट क्या पहने, इतने छोटे छोटे डिसीजंस में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। तो मुनि श्री, आपने इतनी कम उम्र में, 10 साल की उम्र में आपने इतना लाइफ का डिसीजन कैसे ले लिया कि आपको साधुत्व के पाथ पे आगे बढ़ना है और आपको साधु बनना है? सबसे पहले तो आज हमने कुछ नया करने का सोचा और मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। 10 साल की उम्र में एक बच्चा क्या ही जानता है, नॉर्मली लोग सोचते हैं उसे क्या समझ होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति की लाइफ में जितना जल्दी उसका पर्पस क्लियर हो जाए, उसे ये पता चल जाए वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, वो उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। हम लोगों को देखते हैं, वो जानते ही नहीं है हम आगे करना क्या चाहते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। 20-25 साल का युवक भी ये नहीं जानता मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। आई फील माई सेल्फ लकी, मुझे 10 साल की उम्र में ये पता चल गया मेरा लाइफ का एम क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो 10 साल के उन बच्चों की भीड़ में हो सकता था, अपने आप को ये मान सकता था अभी तो मैं 10 साल का हूँ, छोटा बच्चा हूँ, अभी मेरी कोई दीक्षा की उम्र थोड़ी ना। बट आई थॉट समथिंग डिफरेंट। मुझे लगा कि मुझे भीड़ में नहीं खोना। यू कैन बिकम एनीबडी और समबडी। आप अगर एनीबडी बनना चाहते हो तो लोगों के जो सब कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर आपको समबडी बनना है तो कुछ अलग करना पड़ता है। और वो पर्पस की क्लैरिटी, वो एक एम की क्लैरिटी नहीं, मुझे 10 साल की उस एज में एक प्रकार से उस राह पर आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान किया। तहत मत वंदना। आजकल हम देखते हैं कि हम जेनजी बच्चे हैं, हम जनरेशन जेड है, मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। हमको ट्रेडिशनल बिजनेस कंपनी में नहीं जाना है, हमको कुछ ना कुछ नया करते रहना है। ये जनजी बच्चे आजकल के हम जैसे बोलते हैं, जिसको फ़ोन चलाना हमको सबसे पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जब हम कभी शाम को पढ़ते हैं, रात को लेट नाइट तक जब हम पढ़ते हैं, तो हमको भूख लग जाती है, तो हम फास्ट जोमेटो स्विगी कर लेते हैं। हमें चिप्स खाना होता है, कप नूडल्स खाना होता है, तो हम ऐसे जब से सब ऑर्डर करके हमारी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए हम ऐसे ऑर्डर कर देते हैं। तो आपने ये मुनित्व का पाथ चुना है, तो आपको ऐसे ऐसा आपको लगा नहीं कि आपको इच्छा को थोड़ी कम करनी होगी, आपको वो कंट्रोल करना होगा क्रेविंग्स को? ऐसा आपको कभी फील नहीं हो? क्योंकि हम सबको फील होता है कभी ना कभी कि हमको ये खाना है, पर साधु बनने के बाद वो लिमिट हो जाता है। तो इसमें आपका क्या विचार है मते वंदना? सच बात है, साधुत्व में लोग कई बार पूछते हैं लोच कठिन है, ये कठिन है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, बिकॉज हमारी लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन हम 5 स्टार होटल में रहते हैं, नेक्स्ट डे एकदम झोपड़पट्टी में रहते हैं। सो एवरी डे वी चेंज। हर दिन हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सुविधाएं चेंज होती है, लेकिन उसमें अपने आप को समता से, बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स फॉर विच आई हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। मेरा एम बहुत बड़ा है, और देखिए ऐसा कहा जाता है सक्सेस इज इन बिग थिंग्स बट हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स। आजकल के हमारे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दो, जबकि रियलिटी हम सब जानते हैं अगर आपको कुछ बड़ा करना है, छोटी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग्स, ओनली देन यू कैन अचीव लार्जर थिंग्स इन योर लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वही चीज है, हम छोटी चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एम बहुत बड़ा है, और इस एम के लिए इन छोटी चीजों को छोड़ना भी कोई मुश्किल महसूस नहीं होता। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब अगर हमको अभी के अभी खुशी मिल जाती है छोटी छोटी चीज़ों से, तो हम फिर हमारे जो लार्जर सक्सेस, बिग पिक्चर जो हम देख रहे हैं वो हम देख नहीं पाते। तो अगर हमको लार्जर पिक्चर, बड़े गोल को अचीव करना है, तो छोटे छोटे हमारे क्रेविंग्स को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा बेसिकली। तहत मत मना। आजकल हम जेनजी ट्रेंड में एक है कि जब बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी होती है तो साधु बन जाते हैं। अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे फेमस हो रहे हैं कि थोड़े बच्चे हैं जो अभी शायद 10th में भी नहीं, 8th 7th स्टैंडर्ड में होंगे, और उनको बाबा बना दिया जा रहा है। उनके पेरेंट्स के बोलने पे वो बाबा बन जाते हैं। तो उनको बहुत ट्रोल किया जाता है कि इनको पढ़ाई नहीं करना है, इनको एग्जाम नहीं देना, इसलिए बाबा बन जाता है। तो हमको लगता है कि साधुत्व के जीवन में आपको ये एग्जाम का, पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है ये कम हो जाता है। ये ऐसा हम सबको लगता है, ऑलमोस्ट सब जेनजी फैशन बच्चों को। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में? वैसे मैं अगर कहूँ तो मेरी एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कैटेगरी है। आपने सुना होगा भाई चौथी फेल है, चौथी पास है। मेरी एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी है 4th ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट कोई 4th में नहीं करता है, आगे भले ही करता है, 4th में कोई ड्रॉप आउट नहीं करता है। मैं 4th ड्रॉप आउट हूँ। पढ़ाई की आपने बात कही, ऑब्वियसली कई लोगों को ये लगता है, और मैं भी ये बात मानता हूँ, पढ़ाई दुनिया में सब कुछ नहीं है। देयर आर बिगर थिंग्स। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, इट्स नॉट एसेंशियल दैट दे ऑल आर वेरी मच लर्नड, बट उनके पास एक्सपीरियंस है, आइडियाज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है। हमने दीक्षा दी, इट वॉज अ रिस्क। हम कोई ऐसे नॉर्मल फैमिलीज से नहीं है, हमारी भी अच्छी फैमिलीज थी, वी हैड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, लेकिन वहां से भी हमारे सामने एक एम था। मैं अपनी बात कहूँ, आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज। मैं 3rd तक हमेशा अपनी क्लास में टॉप आया हूँ, एंड इवन आफ्टर माई दीक्षा मैंने hundreds ऑफ बुक्स पढ़ी, अलग अलग राइटर्स को, अलग अलग कंसेप्ट्स को। एंड इट्स नॉट लाइक हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाई को, मैं तो बच्चों को भी देखता हूँ, सिर्फ एक फील्ड की पढ़ाई करते हैं, उन्हें बाकी दुनिया का ज्ञान ही नहीं होता। बट वी आर लकी, हमारे पास में इतना समय है, हम हर चीज का नॉलेज करते हैं। इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स आई विल नो, इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स आई विल नो। स्पिरिचुअलिटी तो हमारा फोर्टे है। सो बेसिकली हो सकता है दुनिया में कुछ ऐसे रेयर खराब आदर्श भी हो, लेकिन हमारा जो एक एम है और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं करने के लिए दीक्षा लेना, इट्स वेरी टफ। अरे भाई पढ़ाई नहीं करना, बहुत बच्चे हैं, क्यों भाई, कौन आना चाहते हैं? देयर इज नो वन हियर रेजिंग देयर हैंड्स। सो मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए दीक्षा लेना इज अ वेरी बिग आस्क। हमने बहुत सोच के और समझ के दीक्षा लिया और कुछ अच्छे एम्स लेकर दीक्षा लिया। और पढ़ाई तो मुझे आज भी बहुत पसंद है, आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज भी हमारे धर्म संघ में 10th 12th BA MA PhD सब हो रही है। सो वी आर कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग इन दैट वे ऑल्सो। वो हाँ, हम भी ऐसा मानते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखाता। सब थियोरी में हम उलझ जाते हैं और प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं पाते और हमको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। पर जो ड्रॉप आउट्स है, इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा महत्व दिया
और बिजनेस के बारे में पढ़ने से अच्छा बिजनेस करके सीखने को इन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाला। पढ़ाई का महत्व साधुत्व के पाथ में भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एजुकेशन होता ही है। एक होता है स्कूलिंग एजुकेशन और एक होता है लाइफ एजुकेशन। एंड एक्चुअली मैं इस बारे में लाइफ एजुकेशन का आप जब कह रहे हो, हमारा जैन धर्म और भगवान महावीर का सिद्धांत आई गेस वन ऑफ द ओनली ऐसी फिलोसॉफी है जहाँ पर ओपनली कहा गया दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जानने योग्य नहीं है। एवरीथिंग इज टू बी नोन। कोई बुरी चीज है उसको भी जानो, आप जानोगे तो आपको पता चलेगा ये बुरा है। सो नो एवरीथिंग, हर चीज को जानो। अब कई लोग सोचते हैं महाराज आपको इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स भी हमारे काम आती है। हमें समझ आता है कि कैसे लोग इकोनॉमिक्स में धर्म को उतार सकते हैं। सो हैविंग नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज गुड इन लाइफ। दैट मतलब मते मंदामी हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान सोशल जीव होते हैं, सोशल प्रजाति। हम सोसाइटी में रहते हैं। आप अभी सोसाइटी से बाहर हो, पर सोसाइटी में हम सब नेचुरली हम लेते हैं इंसान। सोसाइटी सोशल बींग्स बोलते हैं हमको। एनिमल्स से अलग हम सोच सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो जानवर प्रजाति ऐसे यूजुअली नहीं कर सकते। तो हम हमारे सबके दोस्त होता है। स्पोर्ट्स फ्रेंड हो गया, स्कूटी गैंग फ्रेंड हो गया, या हमारा कोई स्टडी फ्रेंड हो गया, हमारे गर्लफ्रेंड्स हो गए, बॉयफ्रेंड्स हो गया, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट हम करते हैं। और हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी अगर होती है तो हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और हमारे कुछ लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट्स, ऐसे कोई यादें हम उनके साथ मिलकर बनाते हैं। तो आपको आपकी लाइफ में आपको ये इस फील्ड में एकदम थोड़ा गैप नहीं लगा? कोई गैप कनेक्शन क्रिएट कुछ हुआ, या फिर आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप ऐसे क्रिएट किए आपकी मेमोरीज कुछ इस फील्ड में अगर आपको? वेल, सेरेनिटी इज अ गिफ्ट। अकेला रहना भी बहुत बड़ा आनंद है। और ऑल्दो आज की इस दुनिया में हम कम्युनिटी में जी रहे हैं, लेकिन अगर जैन फिलोसॉफी के हिसाब से देखें, आदमी सबसे ज्यादा सुखी पता कब था? When there was no community, when there were no communities. यौगिक समय में एक लड़का एक लड़की वही आगे जाके हस्बैंड वाइफ बन जाते थे। कोई कम्युनिटीज होती नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं होता था। आज मैं जब लोगों को देखता हूँ, हमारे पुराने लोग बोलते हैं अरे हमारा तो बहुत प्रेम है, सब है। उस प्रेम के होने के बावजूद उनके ऊपर कितना प्रेशर है शो ऑफ करने का, शादी में दिखाने का कि हम भी हैं कुछ। एक्चुअली कम्युनिटीज आर क्रिएटिंग प्रेशर। आप जब अकेला, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, यू कैन बी विद योरसेल्फ। लेकिन जहां लोग हैं, प्रेशर है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। सो ऑल्दो स्टिल आपको कोई ना कोई इमोशनल बॉन्डिंग के लिए एक दोस्त की जरूरत होती है। एंड फॉर मी, मेरे लकीली मुझे ऐसे दोस्त भी मिले। और दोस्त भी आप सोच सकते हैं कि मैं उस समय था 10 साल का, और जो मेरे दोस्त थे ही वॉज ऑफ 85। कैन यू इमेजिन? लेकिन आप सोचिए 85 ईयर्स के एक ओल्ड पर्सन के साथ मेरी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग थी। आई कुड शेयर एवरीथिंग विद हिम। मुनीश्री सुखलाल जी स्वामी, हर चीज उनके साथ मैं बता सकता था। इतने अंडरस्टैंडिंग थे, शायद जो बातें मेरी उम्र का व्यक्ति सुने तो मुझे जज कर दे, वो सुन के भी मुझे जज नहीं करते थे। और दोस्तों की तो जरूरत होती है। मुनीश्री का देवलोक गमन हो गया, मैं 16 साल का हो गया था, और मैं हर साल दीक्षा दिवस पे गुरुदेव को पत्र लिखता हूँ। मैंने आचार्य जी को पत्र में लिखा, गुरुदेव ये उम्र ऐसी है जब माँ बाप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दोस्तों की होती। हम कहते तो हैं कि आप हमारे माता पिता हैं, लेकिन अब मुझे माता पिता से ज्यादा दोस्त की जरूरत है। और मैंने वो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का लेटर भेजा, उसमें लास्ट में, संस्कृत में भेजता हूँ, लास्ट में लिखा भवता मित्रता कांक्षी, आई वॉन्ट योर फ्रेंडशिप। और आचार्य जी आज भी मुझे एक दोस्त की तरह हमेशा गाइड करते हैं। तो वो फ्रेंडशिप, क्योंकि वो बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप है, सो दीज आर द फ्रेंडशिप्स विच आर मेकिंग मी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे ऐसा मुझे डाउट आया कि अगर आप इस साधु पद पे नहीं चलते तो आप क्या बनना चाहते हैं? आपको क्या बनना था? एक्चुअली आई वाज गुड एट मैनी थिंग्स। बचपन में कई चीज़ें पसंद थी, म्यूजिशियन भी अच्छा था मैं, लेकिन आई हैड बीन अ मम्माज बॉय, ऐसा बोल सकते हैं।
माँ का बहुत लाडला था, तो माँ हमेशा दो चीज़ें बोलती थी, या तो ये बड़ा होके साइंटिस्ट बनेगा या फिर महाराज बनेगा। सो महाराज तो मैं बन गया, और मैं सेकेंड चीज़ को भी अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ साइंटिस्ट। दोनों चीज़ें बन रहा है, बट या अगर मुनि नहीं बनते तो आई गेस साइंस वॉज माई प्रिफर्ड पाथ। और हाँ, अगर हम करियर के बात में आ ही गए हैं तो हमने देखा है कि आजकल करियर का भी बहुत प्रेशर होता है युवा पीढ़ी में, कि हम इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, या कुछ डिफरेंट करना हो, बिजनेसमैन बने, कुछ यूनिक करना हो, तो हमें बहुत ऐसा, हमको ऐसा फील होता है कि हम पे बहुत दबाव डाला जा रहा है। तो ऐसा क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसे हमको इस सिचुएशन में कम आउट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आप इस के बारे में क्या सोचते हो, आपके विचार क्या है मतवंदन? फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट। पहले ये पता होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं, किस चीज़ में खुशी मिल रही है, क्या हमारा लक्ष्य है। देखिए, कोई भी चीज़ हो जो हम चाहते हैं कि मुझे ये करना है, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा उसे छोड़ दो। जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। जब हम रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय द प्रोसेस। कुछ भी बनना है, देखा जाएगा। आई वॉन्ट दिस टू हैपन, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसमें खुशी मिल रही है, मैं वो कर रहा हूँ। क्या रिजल्ट आएगा, क्या बनेंगे, सब बात की बात है। हो सकता है मुझे जिस चीज़ जो पसंद है वो करके मैं कुछ अच्छा कर लूँ। अब देखिए, मैंने दीक्षा दी, मुझे तो लगता है हमारे लिए प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बिकॉज वी आर गिवन एन ओपन फील्ड। आप जो करना चाहे आप करो। आपको साइंस में रुचि है, आप साइंस की थ्योरीज पढ़ो। आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज करो, ध्यान करो, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखो, बोलो, लोगों से बात करो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जानो। यू नो, एक्चुअली मैंने ऐसे बच्चों को देखा, अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं, उनको साइंस के बेसिक चीजें पूछ लो, मैं पूछ लूं मास क्या होता है, ये भी भूल जाते हैं। बिकॉज दे आर टोटली इन्वेस्टेड इन देयर डिफरेंट स्टडीज। बस वो एक ही चीज में है, बाकी दुनिया का कोई नॉलेज ही नहीं है। सो इम्पोर्टेंस इज टू नो एवरीथिंग। आप किसी एक फील्ड में भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास दूसरी फील्ड का नॉलेज ना हो। किस दिन वो नॉलेज काम आ जाए हम कह नहीं सकते। तो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, एंड बेसिकली हम बुक्स पढ़ना सीखें। मैंने बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना है, आज बिल गेट्स है, चाहे जितने भी बड़े बड़े सीईओज है, एवरी वीक दे रीड 3 to 4 बुक्स। लोग कहते हैं टाइम नहीं, आप सोचो उन लोगों को भी टाइम मिल रहा है, सो व्हाई कांट वी। सो नए नए आइडियाज जब तक हम नहीं पैदा करेंगे तब तक ये प्रेशर हमेशा बिल्ड होगा। लेकिन अगर हमारे पास नए आइडियाज है तो कोई प्रेशर नहीं, हम खुद ऐसी चीजें करेंगे कि लोग अपने आप हमें याद रखेंगे। बुक्स पढ़ने से याद आया कि जो मतवंदना में मेरा जो इंस्पिरेशन है मतवंदना में, मिस्टर इलॉन मस्क करके, वो बचपन में ही, जब वो शायद 9 साल की उम्र से ही दिन में 10-10 घंटे बुक्स पढ़ते थे, और वो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट, शायद अभी नंबर 1 पे है अभी करेंटली। तो बुक्स पढ़ने से ऑब्वियसली जो नॉलेज मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है लाइफ में। आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो डिफरेंट आइडियाज से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से। तो ये एक बुक्स एक सोर्स ऑफ नॉलेज है जो हमको हमारे लाइफ चैलेंजेस को, बेसिक डेली हो जाए, डे टू डे लाइफ चैलेंजेस हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए, हेल्प्स अस विजुअलाइज थिंग्स। क्या होता है, हम कई सारी नॉवेल्स है, उसकी मूवीज देखते हैं, एक मूवी के अंदर डायरेक्टर का विजन होता है, लेकिन आप जब बुक पढ़ते हो आप उस लाइन को पढ़कर अपनी विजुअलाइजेशन करते हो उस सीन की, कि वो ऐसे चला होगा, ऐसे हुआ होगा। उस विजुअलाइजेशन से आपकी सोचने की ताकत बढ़ जाती। आप जब मूवी देख रहे हो आप किसी दूसरे के विजन को देख रहे हो, आप उससे अपना खुद का उसके साथ कुछ नहीं जोड़ सकते। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो आप खुद की विजुअलाइजेशन से और कुछ नया और कुछ नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, कोई ऐसा पॉइंट जो ऐसा आज की युवक पीढ़ी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल हो जाए, ऐसा कुछ पॉइंट? मैंने किसी बुक में ये पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट मुझे एक लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन लगता है, देयर इज नो गुड इन दिस वर्ल्ड अनलेस यू मेक इट हैपन। कई लोग ऐसा कहते हैं
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इट इज अ क्रैक, रियली ये सही नहीं है। जो हो रहा है अगर सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा होता तो आप मान के चलिए किसी पुरुषार्थ की या किसी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सारा भाग्य पे हो गया। अगर आपको कुछ करना है देन यू विल हैव टू डू इट। अगर कुछ सही बनाना है तो आपको बनाना होगा, कोई नेचर आपके लिए सब कुछ अच्छा बना के नहीं देने वाला। सो यू विल हैव टू बिलीव दिस। इस फिलोसॉफी को छोड़ दो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ऑप्टिमिज्म के लिए चलो अच्छा हो सकता है, ऑप्टिमिज्म कई बार लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक रहते हैं उनके लिए हो सकता है, बट उसके अलावा विल हैव टू बिलीव इट दैट देयर इज नो गुड इन दिस वर्ल्ड अनलेस वी मेक इट हैपन। पर हम देखते हैं कि आजकल हमारे पास युवा पीढ़ी के लिए स्पेशली ट्रेडिशनल लोग तो मतलब पापा सब अगर हम देते तो डे टाइम शेड्यूल उनका फिक्स होता है। सुबह उठना है टाइम पे, बिजनेस के लिए जाना है, मम्मी का भी सुबह उठना है इस टाइम पे, खाना प्रिपेयर करना है और फिर बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजना है, वो सब फिक्स हो गया। पर युवा पीढ़ी के लिए अभी भी हमारा बहुत टाइम शेड्यूल मुझे लगता है कि हमारा एकदम फिक्स डेली रूटीन फिक्स नहीं है। हमको ये भी करना है वो भी करना है और हम कभी कभी हम डिले कर देते हैं। मतलब आज अगर मुझे सिर्फ सोने का मन है तो मैं पूरा दिन सोता रहूँगा, मैं कुछ रूटीन मेरा कुछ कंपल्सरी नहीं है मुझे बनना में। पर आपने अभी जब आप मॉन्क बने, साधु बने, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि आपको गोचरी सेवा पे जाना पड़ता है, फिर आपको विहार पे जाना पड़ता है, और आपको पढ़ाई भी आपकी अभी जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो आप कर रहे हो इसके साथ उसको भी आपको संभालना पड़ता है। तो आप अपना डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हो इन सब कार्यों के साथ भी, कितनी बजे उठते हो, वो एक बार किशोर के लिए नॉलेज के लिए। प्रायोरिटीज सेटअप तो सबको करनी पड़ती है। कई लोग हमेशा की अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, कई लोग जब एकदम आपको प्रेजेंटेशन देना है तभी एकदम जागते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ नहीं होता है, हम बहुत बार होता है एकदम लास्ट में जागता हूँ कि अरे यार ये काम तो करना है, और लास्ट में और मुझे तो ऐसे पर्सनली है कि जब प्रेशर आता है ना तभी काम होता है, विदाउट प्रेशर काम होता ही नहीं है। सो आई हैव टू क्रिएट दैट प्रेशर। हाँ भाई डिले करते रहो, लास्ट में 4-5 दिन बचते, अरे भाई अब करना है, तो वो प्रेशर आता है तो काम होता है। चीज़ें होती हैं नॉर्मल है। देखो मैं भी आपकी तरह ही एक किशोर हूँ, मुझे भी लोग मोटिवेट करते हैं, मेरे चाहे मुनिश्री हो, वो निरंतर मोटिवेट करते हैं, करो करो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। आप लोगों को भी यही कहा जाता है कि आपका एक गोल्डन पीरियड है, एंड वी ट्राई टू डू। हम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक हमारे सामने एक बड़ा एम क्लियर नहीं होता है ना, तब तक हम स्मॉल स्टेप्स नहीं ले पाते। आप भले स्मॉल स्टेप्स लें, पर एक बड़ा एम क्लियर रहना चाहिए। अब मेरे सामने एक बड़ा एम क्लियर है कि मुझे क्या हासिल करना, तो हो सकता है कभी डिले हो, लेकिन स्टिल आई विल टेक दो स्मॉल स्टेप्स। अगर आपके पास कोई एम ही नहीं है, आप उन स्मॉल स्टेप्स को लेने में भी आनाकानी करो। सो नो योर एम, मुझे क्या करना है, पर्पस अगर क्लियर है तो आप कंटिन्यूसली उस दिशा में बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आलस तो आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छे अच्छे स्पंजी बेड्स हो गए हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया है, एसी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो आप तो दिन भर सो, कौन रोकने वाला। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले के लोग मेहनती थे, शायद हमारे समाज में भी इतना पैसा नहीं था, इसलिए बच्चे शुरुआत में रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे। लेकिन आजकल पेरेंट्स ने बच्चों को इतना कुशन दे रखा है कि कोई बात नहीं, अभी छोटा है, आगे कर लेना आगे कर लेना, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो आई नीड, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एक ओपन फील्ड देना चाहिए। छोटी एज में उनको कहना चाहिए तुम करो। मैं 15-16 साल का था, तब से मुनिश्री ने मुझे ओपन फील्ड दे दिया, ये कार्यक्रम है तुम हैंडल करो, तुम करोगे तो अपने आप सीखोगे। सो बेसिकली अगर हमें कुछ करना है, सीखना है, तो काम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब ही आलस मिटेगा और हम किसी चीज को अच्छे से कर पाएंगे। मतवंदा में अभी हम हमारी एज है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का, और एक थ्रिल, लाइफ में जो थ्रिल होता है ना, थ्रिल को एंजॉय करने का। तो हम ऐसा रोज कुछ ना कुछ यूनिक चीज करते रहते, ट्राई करते रहते, जैसे कुछ नया सीखना हो गया, या फिर कुछ बाइक राइड पर जाना हो गया, माउंटेन पे दोस्तों के साथ, तो हमको एक्साइटमेंट फील होती है मतवंदा में। पर आपके लाइफ में अगर आप देखिए, आप भी अभी किशोरी हो, किशोर की उम्र में हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका एकदम लाइफ स्टेबल हो गया? क्योंकि ठीक है, हमको जब पब्लिक स्पीकिंग होता है, हम स्टेज पर आके बोलते हैं तो हमको नर्वसनेस फील होता है,
आप तो ऐसे रोज ही आके बोलते हो, तो आपके लिए वो भी कॉमन हो गया। तो आपको कुछ एड्रेनलिन रश जैसा अगर कुछ फील होता हो, तो ऐसे लाइफ में आपके कौन से स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं जिसमें आपको ऐसे एक्साइटमेंट फील हुआ, ऐसा कुछ ऊपर नीचे? आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको एडवेंचर पसंद ना हो। एंड एक्चुअली हम लोगों की लाइफ तो इतनी अच्छी है, आप लोग तो गाड़ी में जाते हो, 2 दिन रहते हो, आ जाते हो। हम तो हमेशा नेचर में ही रहते हैं। आज हम बैंगलोर में हैं, लेकिन जब बिहार में रहते हैं, इतनी सीरीन एनवायरनमेंट में, नेचर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ, और जब चलते हैं तो कुछ ना कुछ रोज नया दिखता है। हम जिस स्कूल में रहे उसके बाहर शेर आ गया, कुछ ना कुछ अलग यूनिक, और वो सब भी लाइफ के मजे हैं। लेकिन अगर आप एड्रेनालाइन रश की बात कर रहे हैं तो आई गेस ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं, खासकर आचार्य श्री के साथ में। एक बार नवरात्रि का फर्स्ट डे था, आचार्य श्री का सुबह सुबह जब हम ब्रश और कराते हैं तो उस समय थोड़ा पानी डालने का और कुछ काम रहता है। मैं पानी डाल रहा था, पानी थोड़ा सा आचार्य श्री के पाटे पर गिर गया, पट्टे पर गिर गया। मैं डर गया, मैं बहुत छोटा था, 10:30 का भी नहीं था। मैंने आचार्य श्री से खमत कामना की है। आचार्य श्री एकदम हंसते हुए मेरे सर पे आचार्य श्री ने हाथ रखा, और कई बार होता है ना, गलती में भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। आचार्य श्री ने ग्रास, जो मुनक्का होता है उसका ग्रास उठा के मुझे बख्शाना चाहा। नॉर्मली विधि होती है हम ऐसे लेते हैं, हाथ में लेते हैं। मैं थोड़ा नया था, इतना जानता नहीं था, और उसके पहले 1-2 बार काम पड़ा था, कई संत थे बताने वाले, उस समय किसी ने बताया भी नहीं। घर पे कोई देता है तो सीधा मुंह आगे कर देता है। आचार्य श्री ने आगे किया, मैंने मुंह आगे कर दिया। आचार्य श्री ने देखा ये क्या कर रहा है, पर आचार्य जी हंसते, थोड़े से आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए थोड़े मुस्कुराए, और आखिर उन्होंने सीधा मेरे मुंह में वो ग्रास बख्शाया। ओ मारा। तो ऐसे स्पेशल इंसिडेंट्स आचार्य जी के साथ होता है। उस समय तो शायद मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझा या नहीं समझा, आज जब याद करता हूँ तो गूज़बम्स आते हैं, वैसा कैसे कर लिया मैंने। जब बाद में सबने उस पर रिएक्शन दिया तो पता चला कि मैंने क्या किया। सो खैर, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हमेशा के लिए हमारी एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है, जो हम हमेशा चेरिश करते हैं। त्यात होते हैं। आपके माता पिता, क्या आप अकेले पुत्र थे मतलब ना में, बिल्कुल। इकलौती संतान? तो आपने अपने माता पिता को छोड़ के कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपने बेटे होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रग ऑफ कर दिया, ऐसा कभी फील हुआ मतलब ना? इट इज अ टफ क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है कि मैंने जो डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस तो रही है, बिकॉज मैंने अपने बारे में ज़्यादा सोचा, अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचा। माँ बाप ने बहुत बड़ा उपकार किया कि मुझे उस रास्ते पर चलने से रोका नहीं। देखिए, एक्चुअली 2 चीज़ें होती है, एक होता है मोह और एक होता है प्रेम। मोह एक ऐसी चीज़ है जहां आपकी उस सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस होती है। आप उसके लिए कुछ करते हैं तो उसके बाद आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि ये मुझे कुछ देगा। आप सबके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये है कि ये बच्चा मेरे लिए भी आगे कुछ करेगा। वो मोह है। सेकंड होता है प्रेम, व्हेन देयर इज नो सेल्फिशनेस। आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन आपके मन में उस सैक्रिफाइस के रिटर्न में कुछ मिले, इसकी कोई आकांक्षा नहीं। मेरे संसार बख्शे माता पिता ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, बट उनके मन में कोई रिटर्न की भावना नहीं है कि मुझे कुछ इस बच्चे से मिले। आई गेस दैट इज द रियल प्रेम, दैट इज द रियल लव। और उस लव के कारण, उस प्रेम के कारण मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ा, और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मेरे हर क्रिया में, हर कार्य में मैं उनको प्राउड फील करा सकूं, एंड दे बिलीव, और उन्हें कभी रिग्रेट ना हो कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया इट वॉज नॉट वर्थ इट। उन्हें हमेशा ये लगे कि हमने हमारे बच्चे के लिए जो सैक्रिफाइस किया वो उसके लिए इतना अच्छा बना है, तो वो उसमें ही खुश हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। त्यात मतलब अभी हम देखते हैं कि आज के जनरेशन में पेरेंट्स का ये मोह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया मतलब ना।
उनको एक्सपेक्टेशन तो होती है, पर उनको जो बच्चों को पुश करने का जो होता है, मतलब ना कि नए एक्सपीरियंस के लिए जाओ, नया कुछ ट्राई करने के लिए जाओ, क्योंकि उनको क्या है कि उनको थोड़ा डर भी लग जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कि कुछ हो गया तो इसको, तो इसीलिए वो पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बच्चों को। तो रिस्ट्रिक्शन से हमको ऐसा लगता है एज अ टीनेजर कि हमको एक्सप्लोर करने की यही उम्र है, तो हमको ऐसा इतना लिमिट किया गया है कि हमको कभी कभी लगता है कि हमको माँ बाप पसंद नहीं करते, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि प्रेम सब माँ बाप अपने बेटे बेटी को प्रेम करते हैं, और सबके दिल में कहीं ना कहीं प्यार तो होता ही है, मतलब ना भी, पर फिर भी रिस्ट्रिक्शन इतना हो गया है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन माँ बाप के बारे में, क्या उद्देश्य देना चाहोगे, क्या उपदेश देना चाहोगे कि हमको कैसे पेरेंटिंग, प्रॉपर पेरेंटिंग जो करते हैं मतलब ना वो कैसे करना है? देखिए, डोर है, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता और उसे इतना ज़्यादा भी नहीं खींचा जा सकता कि वो टूट जाए। बीच में हमें रहना है। बच्चों की भविष्य के लिए उन्हें खुद को सोचने का भी अवकाश देना पड़ेगा। उनकी जो पर्सनल थिंकिंग है उसे भी थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा। और खैर, कहीं ना कहीं माता पिता भी खराब नहीं है, क्योंकि आज के इस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा खुला छोड़ने पर यह आशंका रहती है कि बच्चा किसी गलत दिशा में जा सकता है। उस गलत दिशा से बचाने के लिए आई गेस माता पिता को थोड़ा मजबूत तो रहना ज़रूरी। अगर वो एकदम छोड़ दे तो शायद मैं नहीं कह सकता कि आने वाली पीढ़ी किस राह पर चली जाएगी। तो हमें कंट्रोल भी रखना है, लेकिन जहाँ लगे कि ये सही है तो उसे उस रास्ते पर बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी, फ्रीनेस भी देनी ज़रूरी है। तो एक बैलेंसिंग करना ज़रूरी है, कहाँ हम छोड़ सकते हैं और कहाँ हमें उन्हें पकड़ कर रखना है। लेकिन वो पकड़ना भी बुरा नहीं है, वो पकड़ना भी एक तरह से किशोरों के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमको बेसिकली बैलेंस करके रखना पड़ेगा, मतलब इन सब चीज़ों को, तो हमारी लाइफ प्रॉपर जा सकती है। किशोर में संस्कार सब आ सकते हैं, संस्कारों के साथ उनको थोड़ा नए चीज़ों को ट्राई करने का भी मौका मिलेगा। मतलब में आजकल के जो हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर होती रहती है, मतलब हो रही मतलब थोड़ी थोड़ी दूर होती रहती है। और पेरेंट्स भी इतना धर्म के लिए प्रेशर नहीं करते, क्योंकि कॉलेज के पहले से प्रेशर होता है, मतलब कॉलेज स्कूल का प्रेशर होता है, एजुकेशन का प्रेशर होता है। तो इन सब चीज़ों में पेरेंट्स फोर्स भी नहीं करते हैं, बता देते 2-3 बार, पर फिर भी फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको युवा पीढ़ी को क्या उपदेश, आपका कोई उपदेश जो उनके लिए कि उनको धर्म से क्यों कनेक्ट करना चाहिए? क्योंकि आजकल की जनरेशन, हमको लगता है कि धर्म हम लॉजिकल चीज़ें करते हैं और धर्म करने पे स्कोप नहीं लगता आजकल युवा पीढ़ी को, मतलब क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं ऐसा लगता है। पर हमने एक बार शिव प्रभा जी से भी सुना हमने कि क्या लॉजिक है इसमें, तो वो एक बार लॉजिक एक बार के बारे में क्लियर कंसेप्ट बता दीजिए। मतलब आपने पहले कहा फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स हम भी नहीं करते, बिकॉज हमारा तो पूरा सिद्धांत ही है कि धर्म आपके अंदर से होता है। बाहर आपको मैंने फोर्स करके मुंहपति पहना के सामयिक करवा दी, इट्स नॉट यूजफुल, कोई मतलब नहीं। आपके अंदर वो भाव आने चाहिए कि मैं धर्म कर रहा हूँ, और धर्म को जितना साइंटिफिक तरीका जैनिज्म ने दिया, आई डोंट थिंक किसी और रिलीजन ने उसको दिया। बिकॉज आप हर धर्म में देखते हैं देयर इज वन सुप्रीम गॉड, वो ही उस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। क्रिएटर वो है, डिस्ट्रॉयर वो है, सब कुछ उनके हाथ में, हम तो उनके हाथों की कठपुतली है। लेकिन आप सोचिए, भगवान महावीर, उनके मन में कहीं ईगो नहीं था। उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम द ओनली वन। उन्होंने कहा देयर हैव बीन काउंटलेस पीपल लाइक मी इन द पास्ट एंड देयर विल बी काउंटलेस पीपल लाइक मी इन फ्यूचर। अनेक लोग, अनंत लोग होंगे। और उन्होंने ये भी कहा तुम में भी वो ताकत है, मुझ में भी वो ताकत है कि मैं भी महावीर बन सकता हूं। द ओनली थिंग इज टू लिबरेट माई सेल्फ। मैं कैसे सही धर्म को अपना सकता हूं। धर्म को आप लॉजिकली समझिए। धर्म इसलिए नहीं है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, धर्म इसलिए करें ताकि हमारा प्रेजेंट अच्छा हो। हमारे जो भी लॉज हैं, अहिंसा है, इसका क्या मतलब? नॉन वायलेंस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रेजेंट। आजकल के जो हमारे लड़के हैं ना, ये अल्फा मेल बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या मूवीज देख रहे हैं। सबको लगता है अरे आई एम गोइंग टू बी द अल्फा मेल।
मार काट सब अच्छी लगने लग गई है। एक टाइम था ऐसी फील गुड मूवीज देखते थे, थ्री इडियट्स जैसी, जिसमें कुछ इंस्पिरेशन आती थी। आजकल क्या देख रहे हैं? अनाप शनाप मार काट। वी डोंट नो व्हाई ही इज किलिंग दैट पर्सन। ये जो वायलेंस है ना, आप मान के चलिए ये हमारे युवा दिमाग के लिए बहुत खराब है। जब तक नॉन वायलेंस और पीस हमारे दिमाग में नहीं आएगी, तब तक हम अपने दिमाग को शांति से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और कुछ नया सोच नहीं पाएंगे। तो चाहे हम नॉन वायलेंस देखें, सत्य देखें, अस्तेय देखें, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकांत, ये जो भी हमारे सिद्धांत है, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट को कैसे अच्छा बना सकते हैं? आप सामयिक कर रहे हैं, इट मीन्स आप 48 मिनट्स के लिए अपने आप को समता में रख रहे हैं, दुनिया के सारे टेंशन से अपने आप को फ्री कर रहे हैं। हमारे कई बूढ़े लोग होते हैं, 48 मिनट की सामयिक है, किसी दिन नहीं हुई, पूरा दिन भर टेंशन में आ जाते हैं, आज तो कहीं हो जैसी। ये गलत है। आप सामयिक क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके भीतर समता की चेतना का जागरण, इक्विटी का भाव है। किसी दिन सामयिक नहीं आई, नहीं हुई, और आपके मन में इतनी असमता। धर्म कोई राक्षस नहीं है कि किसी दिन भोग नहीं चढ़ाया तो वो खा जाएगा। ही इज लाइक योर फ्रेंड, ट्रीट हिम लाइक योर फ्रेंड। आप कर रहे हो फॉर योर ओन गुडनेस, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए। आप किसी दिन नहीं करेंगे तो वो आपका कुछ बुरा नहीं कर देगा, ही विल हेल्प यू। सो बेसिकली हमने जो धर्म की अवधारणा समझी है वो बहुत गलत समझ ली। इसलिए हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम धर्म को अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने वाला एक तत्व समझे, जिससे हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा होगा तो पास्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा, और प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर को भी हम अच्छा बना ही सकते हैं। सो बेसिकली हम धर्म को ऐसी चीज माने जिससे हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं। अगर मुझे प्रेजेंट में शांति मिल रही है, मैं प्रेजेंट में टेंशन फ्री हूं, आप अच्छा काम करेंगे तभी टेंशन फ्री रहेंगे। आप झूठ बोल के कभी खुश नहीं हो सकते। तो आप धर्म को एक ऐसी चीज समझे, ऐसी चाबी समझे जो आपके लिए अबंडेंस ऑफ जॉय, अबंडेंस ऑफ पीस, उसका ताला खोलने वाला हो। अगर आपने ये मान लिया तो आपको धर्म से कभी कोई भी दूर नहीं कर सकता। आज के पॉडकास्ट में हमने मुनिषी के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश की कि कैसे उनकी लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली और नॉलेज, एजुकेशन, ये सब क्षेत्र में उनका क्या, वो किस नज़रिए से देखते हैं, हमने वो देखा ये जर्नी ऑफ बीइंग अ मॉन्क के पॉडकास्ट में। देयर इज नो डिफिकल्टी ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर जितनी क्लैरिटी है ना, जितना एम के लिए क्लैरिटी, और जितना आप उस एक रास्ते पर निश्चय के साथ आगे बढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से कोई भी पाथ में इतनी क्लैरिटी या इतना सपोर्ट नहीं मिलता। सो आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट पाथ टू बी ऑन। और अब लोग तो कहेंगे भाई सब महाराज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी थिंकिंग हमेशा महाराज जैसी है। थिंक लाइक अ मंक, हमेशा सोच महाराज जैसी हो, तो हम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।